So now next class and object. तो क्लास क्या होता है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ रियल टाइम एंटिटी, या इसे आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट। यानी कि सपोज अभी आपके पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। 10 एम्प्लॉय के अलग अलग नाम रहेंगे, अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर, अलग अलग आईडीज रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, जिस क्लास के अंदर हमें जो भी रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए, लाइक उसका आईडी स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, डेजिग्नेशन या सैलरी, जो भी स्टोर करना है उसके वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिफाइन करके ले सकते हैं। और वही क्लास की जब हम डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, यानी मुझे अगर 10 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है या 100 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो वही क्लास की हम डुप्लीकेट कॉपीज तैयार करेंगे। वही कॉपीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लास जो है वो हम बना रहे हैं सपोज से फील्ड डिफाइन करने के लिए, एंड ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उस फील्ड के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। इन केस अगर आगे जाके कोई फील्ड मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी है या किसी फील्ड को रिमूव करना है, तो वो हम वन टाइम करेंगे, जो कि क्लास के अंदर करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर से ऑटोमेटिकली वो फील्ड अगर रिमूव की तो रिमूव भी हो जाएंगी, और अगर हमने कोई फील्ड ऐड की तो ऐड भी हो जाएगी। तो नाउ क्लास कैसे क्रिएट करते हैं हम? जैसे अगर मुझे एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाना है, तो हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड, फिर जो भी हमारे क्लास का नाम है वो, जैसे कि एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे क्लास। देन अभी क्लास के अंदर मुझे सपोज एम्प्लॉय की कुछ डिटेल्स स्टोर करने, लाइक आईडी, नेम और सैलरी, 3 डिटेल्स अगर हमें स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे ईएमपी नेम, और उसका डेटा टाइप मेंशन करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। नाउ अभी आप क्लास के अंदर अगर वेरिएबल बना रहे हो तो आपको उसको लेट वैर देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम ईएमपी आईडी भी लिख लेते हैं, जो कि आएगा नंबर। आईडी को पहले ले लेते हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, और मुझे यहाँ पे ईएमपी सैलरी लिखना है। तो सैलरी के लिए हम लिखेंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बस एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी आप ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करोगे? लाइक जैसे फंक्शन को हम कॉल करते हैं नीचे फन लिख के, जो भी फंक्शन का नाम है। तो अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट को कॉल कैसे करते हैं हम? डायरेक्ट, सॉरी, क्लास क्रिएट किया है, तो क्लास को कॉल कैसे करेंगे? अभी डायरेक्टली तो हम उसे कॉल नहीं कर सकते, यानी कि मुझे इस क्लास के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट emp1 नाम से सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम एम्प्लॉय के अंदर बनाएंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक अपने सब जावास्क्रिप्ट में आपने किया रहेगा कि आप जब भी क्लास बनाते हो, तो क्लास को कॉल करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब अभी क्या होगा, एम्प्लॉय नाम के क्लास के अंदर emp1 नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है विद द न्यू कीवर्ड। अभी तक हमने आईडी और इसके अंदर कोई भी कुछ भी वैल्यूज को स्टोर नहीं किया है, सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी आप उसको प्रिंट करो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के emp1 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इस emp1 के अंदर अभी ये एम्प्लॉय का जो भी क्लास है वो पूरा आ चुका है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, कॉल करके, रन करके। तो न्यू फाइल बना लेती हूँ यहाँ पे मैं क्लास के लिए, क्लास डॉट टीएस पेज, और इसे रन करके टीएसपी क्लास डॉट टीएस लिख के क्लास डॉट जेएस। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर आपका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। कर्ली ब्रेसेस जो दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का साइन है। तो हमने एम्प्लॉय के अंदर emp1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि एम्प्टी है। अभी आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वैल्यूज भरनी है, यानी कि हमें कुछ तो आईडी देना है, एम्प्लॉय का नेम लिखना है, सैलरी लिखना है। तो एक चीज है कि हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से कि मुझे उसका आईडी लिखना है, सपोज 1 2, मैंने उसका आईडी लिखा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू देके यहाँ पे हम कुछ तो नेम भी स्टोर कर लेते हैं उसका।
और यहाँ पे सैलरी है, तो सपोज मैंने उसको सैलरी भी दे दी 45,000। एंड वापस से अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर देखो वैल्यूज भी आ चुकी है, आईडी भी आ गया, नेम और सैलरी भी आ गया। अभी सपोज इस एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, उसका अभी मुझे सैलरी चेंज करना है, उसको अभी 45,000 सैलरी मिलता था, अभी उसको मिलता है 65,000। यानी अब हम क्या करना चाहते हैं कि ईएमपी सैलरी में ऑलरेडी जो वैल्यू मैंने डिफाइन करके रखा है 45,000, उसे मुझे चेंज करना है 65,000 के साथ। तो कैसे करेंगे? तो अभी यहाँ पे जहाँ पे भी आपने क्लास बनाया, डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हो, वैसे आपके मन में आया रहेगा। बट हम एक काम करेंगे कि हमने जो क्लास है EMP1 में रखा है, तो हम इस EMP1 के जरिए देखते हैं चेंज करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे EMP1 डॉट, जैसे ही हमने डॉट दिया तो देखो यहाँ पे आपको तीन फील्ड शो हो रही है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। बिकॉज दिस थ्री फील्ड इज एसोसिएटेड विद द क्लास एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय नाम का क्लास मैंने EMP1 के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू 65,000 एंड सेव। अभी हम देख लेते चेक करके कि पुरानी वाली वैल्यू दिख रही है या जो न्यू हमने एंटर किया है वो वाली वैल्यू आपको दिख रही है। तो क्या आपका सैलरी यहाँ पे चेंज हो गया अभी 65,000 के साथ? क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। मीन्स अभी क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं, तीन वेरिएबल, उसे आप क्लास के बाहर भी जो है वो मतलब चेंजेस कर सकते हो, उसे हम क्लास के बाहर भी यूज कर पा रहे हैं, EMP आईडी, EMP नेम और सैलरी। बट अगर हमें यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, लाइक कि जो भी वेरिएबल मैंने क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं उसे आप क्लास के अंदर ही चेंज कर सकते हो, ना कि क्लास के बाहर। तो यहाँ पे आएंगे हमारे एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि जैसे हमने स्कोप का ऑप्शन किया था कि स्कोप यानी कि लिमिट डिफाइन करता है वेरिएबल का कि कहाँ तक वो चलेगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सेस मॉडिफायर कि कहाँ तक हमें उसका एक्सेस उसे प्रोवाइड करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस है अभी इसका ये पब्लिक है। पब्लिक यानी कि देखो क्लास के बाहर भी आप उस वेरिएबल का यूज कर पा रहे हो, यानी कि EMP सैलरी को बदल सकती हूँ मैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये क्या है, पब्लिक। यानी कि देखो इस तरह से लिखने की जरूरत होती है हमें, एक्सेस मॉडिफायर का नाम पब्लिक। अभी ये तीनों भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है, तो इसीलिए लिखने की जरूरत है नहीं हमने। और अगर लिखा भी है आपने तो भी वो सेम ही काम करेगा। मतलब देखो यहाँ पे अभी आप चेंज करोगे EMP1 डॉट, तो तीनों भी आपको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो अभी, सैलरी वगैरह। बट अगर सपोज मैं चाहती हूँ कि ये जो आईडी है ना, ये आईडी जो मैंने लिखा है ये उसका फिक्स रहेगा, ये कोई भी बाहर क्लास के बाहर चेंज नहीं कर सकता है। तो इस आईडी को अगर हमने यहाँ पर सेट कर दिया प्राइवेट, ठीक है, हमने यहाँ पर अभी मॉडिफायर डाला है प्राइवेट, तो अब अगर आप चेक करोगे, सपोज इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देती हूँ, EMP1 डॉट, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ EMP नेम दिख रहा है और सैलरी दिख रहा है, यानी कि आप आईडी का चेंजेस नहीं कर सकते हो। आईडी के अंदर जो भी आपके आईडी के अंदर चेंज होगा ना, अभी वो आप सिर्फ क्लास के अंदर ही कर सकते हो, बस क्लास के बाहर नहीं कर सकते। यानी एक तरह से हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक यानी कि यू कैन यूज द वेरिएबल आउटसाइड द क्लास ऑल्सो, बट अगर आपने प्राइवेट दे रखा होगा तो आप उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपने दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका जो है वो पब्लिक ही रहता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे, अभी मैं इसको भी हटा देती हूँ, सपोज मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिए यहाँ पे और उसके अंदर मैंने वैल्यूज भी स्टोर कर ली है। ये तो हो गई सपोज एक एम्प्लॉय की डिटेल्स, यानी कि ये साई नाम का एम्प्लॉय है, उसी के बारे में मैंने डेटा स्टोर किया है, तो एवरी टाइम यहाँ पे वो मुझे साई का ही डिटेल दिखाएगा।
अब मुझे एक और एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, एक और एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना होगा, तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम क्लास जो है एक ही P2 बार बनाएंगे, और उसी की डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो रहेंगी हमारे ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने इसी का डुप्लीकेट बना लिया, सपोज यहाँ पे न्यू और एम्प्लॉय, और इसे फिर अगर मैंने कॉल किया कंसोल डॉट लॉग emp2, तो अभी क्या दिखेगा हमारे रिजल्ट के अंदर? एम्प्लॉय 2 का emp2 के अंदर भी हमें वो साई का ही डेटा दिखाएगा। देखो, दो बार दिखाएगा, emp id 12 और एम्प्लॉय नेम और सैलरी सेम ही आएगा। क्यों सेम ही आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू मेंशन की है, बराबर। मैंने यहाँ पे पहले से ही भर के रखा है, ये 12, ये 40 और ये 45,000। तो मैं ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, 10 बनाऊं, तो 10 बारी को आपको साई का डेटा ही दिखेगा। तो हमें तो ऐसे नहीं करना है, हमें तो 10 अलग अलग एम्प्लॉय है, तो 10 अलग अलग एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कोड नहीं करेंगे, यहाँ से हम इन वैल्यूज को हटा देते हैं, लाइक इन्हें रिमूव कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे रहने देते हैं। तो अभी हमने बनाया क्लास, वेरिएबल डिफाइन किए, हमारे दो ऑब्जेक्ट भी बने। अभी हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास के अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज किया होगा ना, जावास्क्रिप्ट में। हाँ मैम। यस यस। मैम। तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं क्लास के अंदर? देखो, कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर इनबिल्ट फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मतलब उसे हमें बाहर कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट रन होगा ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप आपका फंक्शन भी चल जाएगा। तो ये फंक्शन को सेपरेटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, किस वाले फंक्शन को? कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, सपोज अभी मैं एक काम कर लेती हूँ, ये एक ही रख लेते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ कुछ, तो शो डेटा नाम से, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में सपोज इस तरह मैंने कुछ वैल्यू लिखी। अभी देखो, अगर मुझे ये शो डेटा को कॉल करना है ना, तो इस शो डेटा को कॉल करने के लिए मुझे इस तरह से emp1 डॉट यहाँ से लेना पड़ेगा शो डेटा। मतलब मुझे शो डेटा को कॉल करना पड़ेगा इस तरह से मैन्युअली। ठीक है, बट वही अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर में हमें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार हम देख लेते हैं, emp1। देखो, अभी यहाँ पे ये हेलो भी आ गया हमारा, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो भी आ गया। मतलब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ा इस तरह से। इसे कट करके कॉल करके देख लेते हैं भाई, नोड में लिखने के बाद तो भी आ गया हमारा हेलो। ठीक है, मतलब इस शो डेटा को मुझे लिखना पड़ा। अभी मैं एक काम कर लेती हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब हम यहाँ पे यूज कर लेते कंस्ट्रक्टर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो। और यहाँ पे अब इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और इसको मैं चालू कर देती हूँ बस। तो इस कंस्ट्रक्टर को मुझे अलग से कॉल करने की जरूरत है नहीं। जैसे हम मैन्युअली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, उतना ही हमने किया। फिर भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कुछ काम किया रहेगा आपने, वो आपको रन करके दिखाएगा। बट कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो, कोई और फंक्शन बनाते हो, और उसमें आपने वेरिएबल ले रखे हो, तो उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है मैन्युअली। तो यही बस डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर का यूज हम करते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर दे यहाँ पे, तो ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि 10 एम्प्लॉय का अलग अलग डेटा बनाना है, तो हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कुछ वेरिएबल्स को ले लेते हैं, जैसे कि सपोज ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया एक कंस्ट्रक्टर। एक में अब एक और फंक्शन भी बना लेते हैं शो डेटा का, जो डेटा को शो करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, क्लास क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का। यहाँ क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर और शो डेटा ऐसे दो फंक्शन बनाए हैं, और हमने क्लास को कॉल करने के लिए उस क्लास को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया है, और उस ऑब्जेक्ट को अभी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो देखो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज को अगर हमें नहीं लिखना है, तो हम एज अ पैरामीटर के थ्रू उसे पास कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर पास कर लेते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले अगर मुझे ई आईडी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ईएमपी आईडी ले रखा है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ई आईडी, जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं को, कॉमा, और क्या लिखना है हमें, यहाँ पे नेम लिखना है। तो ईएमपी नेम के जरिए ई नेम लिख देती हूँ। ई नेम जो है वो का, और ई सैलरी ले लेंगे, जो कि आ जाएगा आगे नंबर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ई आई डी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी पास किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर के जरिए, तो हम जानते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यू कहाँ से भरेंगे, यहाँ से जब आप कॉल करते हो एम्प्लॉय के अंदर। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख लेती हूँ, यहाँ पे 1, ईएमपी नेम है तो मैंने नेम लिख लिया है यहाँ पे, ईएमपी नेम, और उसका सैलरी जो भी रहेगा 45,000 हो। मतलब अभी क्या हुआ, ये 1 जो है ये स्टोर हो चुका है ई आईडी के अंदर, साई जो है वो स्टोर हो चुका है ई नेम के अंदर, 45,000 जो है वो स्टोर हो चुका है ई सैलरी के अंदर। अब इस ई आईडी, ई नेम, ई सैलरी को मैं दिखाऊंगी कैसे, मतलब इसे कॉल कैसे करूंगी, तो अब हम क्या करेंगे कि इस ई आईडी के अंदर आपका जो 1 है, इस ई आईडी को मैं स्टोर कर देती हूँ इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर, और इस एम्प्लॉय आईडी को हम कॉल करेंगे। मीन्स देखो अभी हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, देखो अभी ये जो वेरिएबल आपने बनाए हैं ईएमपी आईडी वगैरह, ये आपने क्लास के अंदर बनाए हैं, तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा विद दिस कीवर्ड ईएमपी आईडी इज इक्वल्स टू ई आईडी। इसका मतलब क्या हो गया है, इस ई आईडी के अंदर जो भी डेटा है, देखो इस ई आईडी के अंदर 1 जो भी डेटा है वो कहाँ पर आ चुका है, अभी ईएमपी आईडी के अंदर आ चुका है। ऐसे ही हम बाकी के कर लेते हैं। इस ई नेम का जो डेटा है वो मुझे इस ईएमपी नेम के अंदर डालना है, तो दिस डॉट, यहाँ पे लेंगे ईएमपी नेम इज इक्वल्स टू ई नेम, फिर दिस डॉट ईएमपी सैलरी इज इक्वल्स टू ये ई सैलरी। यहाँ तक क्लियर है। हमने बस क्या किया है कि हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करके रखा है, एएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी, बट मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी थी, मतलब अलग अलग डेटा स्टोर करना था, इसलिए कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर ले लिए। उस पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू पास की है यहाँ से, जब हम वो क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग जब उस क्लास के अंदर, तो यहाँ से पास की। अब इन वेरिएबल यानी इन पैरामीटर को कॉल कैसे करेंगे, तो इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू है वो मैंने ये जो वेरिएबल बनाए थे उसके अंदर स्टोर की है, जैसे कि ईएमपी आईडी नेम सैलरी। अब हम शो डेटा के अंदर उसको शो कर लेते हैं, यानी कि कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम दिखा देते जो भी हमारा ईएमपी आईडी है वो दिस डॉट ईएमपी आईडी और ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हमारा बन चुका है, तो अभी इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें करना पड़ेगा emp1 डॉट शो डेटा नाम के फंक्शन को कॉल। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार, tsc क्लास डॉट ts, और ये। तो अभी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी एक वैल्यू तो स्टोर हो गई है, अभी मुझे एक और स्टूडेंट का डेटा या एक और एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे emp2 इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड
फिर एम्प्लॉय के अंदर हम बनाएंगे एक और ऑब्जेक्ट और emp2 डॉट शो डेटा। ओके, अभी यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें भी आपको वैल्यू पास करना नेसेसरी है। तो मैंने एक का डेटा तो स्टोर करके रख दिया है, एक और का डेटा मैं यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपके अलग अलग वैल्यूज प्रिंट हो गई है। मतलब हमने क्या किया कि वेरिएबल यहाँ पे एक ही बारी बना लिए और अलग अलग ऑब्जेक्ट के जरिए उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर करें। अभी सपोज इसमें एक और कर लेते हैं, अगर मुझे इनके इसके साथ इनका ईमेल आईडी भी लिखना है, तो ईमेल आईडी भी लिखना है तो हम क्या करेंगे कि हमने जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, emp ईमेल ऐसे कुछ ले लेती हूँ और उसको स्ट्रिंग दे देते वैल्यू। अब अगर आपने यहाँ पर एक क्लास के अंदर वेरिएबल नया डाल दिया है तो आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा उसे emp ई ईमेल ऐसे ले लेती हूँ मैं यहाँ पे और स्ट्रिंग नहीं मैम, वो मतलब ईमेल चाहिए। नहीं, ये वेरिएबल जो है ना आपका, हाँ ये हाँ, वेरिएबल हमारा समझ। अलग है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो बनाया ये अलग है। अभी हमें क्या वो करना एक अलग, पड़ेगा, इस उसे कॉल ईमेल, करना पड़ेगा। हाँ इस ईमेल में जो भी वैल्यू हम लिखेंगे ना वो हम स्टोर करेंगे इस emp के अंदर। तो अभी यहाँ पर आप यूज करोगे दिस डॉट em और ऊपर का जो ईमेल है वो इज इक्वल्स टू ई मेल जो मैंने ईमेल। यहाँ पे बनाया वो। अभी इस ईमेल के अंदर वैल्यू कहाँ से जाएगी, तो यहाँ से जाएगी जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, वहां से आपको बस देखो, अगर मैं आप अभी यहाँ पे आपको वैल्यू भरना मैंडेटरी है। अभी जावास्क्रिप्ट में अगर आपने इतना काम करके कॉल किया होता ना तो आपको आगे की फील्ड अनडिफाइंड दिखाई देती। मतलब आपका वैल्यू तो ऐड हो चुका है, यहाँ पे आपने जो एक्स्ट्रा एक वेरिएबल ऐड किया था वो तो ऐड हो चुका है, बट आपने कोई उसके अंदर वैल्यू पास नहीं की है, इस वजह से वो आपको अनडिफाइंड दिखा था। बट यहाँ पे हमें मैंडेटरी उसका ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे, ये साई है तो साई डबल कोट्स में लिख लेती हूँ, sai@gmail.com ऐसा कुछ मैंने लिख दिया उसमें, कॉमा पूजा@gmail.com। और यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा ना शो डेटा के अंदर हमें। तो हम यहाँ पे वापस से दिस डॉट emp ईमेल ये वाला है। थोड़ा सा वेरिएबल बहुत ले लिए, थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं वापस से। देखो अभी हमारा ईमेल भी यहाँ पर स्टोर हो चुका है। ओके, क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक, मैं एक बार वापस से आपको चाहिए तो ये बता देती हूँ, पूरा स्टार्टिंग से देख लेना। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, emp c1.ps। सबसे पहले क्या काम है हमारा कि हमें क्लास बनाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, हमने क्लास बना लिया। अभी हमें यहाँ पे क्लास के अंदर सपोज स्टूडेंट का कुछ डेटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स भी ले लेते हैं। जैसे कि मुझे std नेम यानी कि स्टूडेंट नेम पूरा लिखना रहेगा तो लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम जो है वो रहेगा हमारा स्ट्रिंग के अंदर। स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी दिखा देते हैं सपोज, या स्टूडेंट रोल नंबर जो कि रहेगा नंबर के साथ। स्टूडेंट रिजल्ट ले लेते हैं और उसका डेटा टाइप मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। बस हमने ये तीन जो है वो बना लिए। अभी हमें क्या करना है, सपोज शो डेटा, या शो डेटा ऑलरेडी है तो शो डिटेल्स करके मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर हम स्टूडेंट नेम को प्रिंट कर सके, स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट रिजल्ट। अभी ये दिस ऑटोमेटिकली आएगा बिकॉज क्लास के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया है तो उसे यूज करने के लिए दिस कीवर्ड के साथ आपको यूज करना पड़ेगा।
तो सिंपली यहाँ तक क्लियर है। हमने 3 वेरिएबल ले लिए और उन 3 वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए शो डिटेल्स का फंक्शन बना लिया और कंसोल के जरिए हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी तो इसके अंदर हमने किसी भी वैल्यूज को स्टोर करके रखा है नहीं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी बना लेती हूँ, लेट std, या फिर इस तरह पूरा लिख वन लेती हूँ, स्टूडेंट वन वन इज इक्वल्स टू न्यू। किसके न्यू अंदर बना स्टूडेंट। रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट नाम का जो क्लास है उसके अंदर। और मैं स्टूडेंट वन डॉट शो डिटेल्स, ताकि उसके अंदर की डिटेल्स हमें दिखे। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम और डेटा हम भेजें। तो वो हम कहाँ से भेजते हैं? हम यहाँ से भेज सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा पहले, जैसे कि क्या बोला है उन्होंने, स्टूडेंट नेम बोला है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट का नाम राहुल, कॉमा, फिर आपको क्या पूछा है? रोल नंबर पूछा है, तो मैंने रोल नंबर लिखा 45 और उसका रिजल्ट पूछा है जो कि हमने लिखा सपोज पास। तो अभी ये राहुल 45 पास जो मैंने कॉलिंग टाइम में जो मैंने वैल्यूज को भेज दिया है, तो इन वैल्यूज को किसी तो वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वही वेरिएबल हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए डिफाइन किए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम, सपोज एक तरह से आप सोच सकते हो कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, और जो कि ऑटोमेटिकली कॉल भी हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अब हम क्या करेंगे, इस राहुल को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एस टी डी नेम, जो कि है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, कॉमा, ये 45 जो रोल नंबर है उसका, उसे भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी। तो std रोल नंबर, जो कि नंबर में आएगा, कॉमा, फिर जो पास है हमारा उसे भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो std रिजल्ट, और रिजल्ट, और रिजल्ट जो है वो है स्ट्रिंग। अब इस std नेम के अंदर राहुल का नाम आ चुका है, std रोल नंबर के अंदर 45 और std रिजल्ट के अंदर 5। तो अभी क्या करना पड़ेगा? हमने कंसोल में किसे दिखाया है? यहाँ पे स्टूडेंट नेम को दिखाया है। मतलब अब इस std नेम की वैल्यू को इस स्टूडेंट नेम के अंदर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं दिस कीवर्ड के जरिए, स्टूडेंट दिस डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये std ये स्टूडेंट। नेम आएगा यहाँ पे, कॉमा, फिर ये स्टूडेंट स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल्स टू ये ये स्टूडेंट। std रोल नंबर आएगा, फिर स्टूडेंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू std रिजल्ट आएगा। बस यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हमने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया है, tsc c1 डॉट ts लोड c1 डॉट ts। कुछ गलत हो गया क्या? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग का कुछ, यहाँ पे वैल्यू डबल इनवर्टेड कॉमा में पास की है, स्टूडेंट नेम 55। चेक करो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मुझसे स्पेलिंग वगैरह।